अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान, आपसे विनम्र आग्रह, कृपया अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें। बहुत ही प्रेरक और रोचक अंदाज में आपने देखा, बहुत ही सहज व सरल प्रवृत्ति के, बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के कवि हैं। आपका बहुत बहुत आभार। विधि निर्वाचक श्री जोगाराम जी पटेल विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। यद्यपि आप संवैधानिक संसदीय एवं विधि मामलों में आपकी विशेषज्ञता है, तथापि आप राजस्थान की हर गंभीर समस्या व प्रत्येक पहलू की जानकारी रखते हैं। सहृदय प्रवृत्ति के साथ स्पष्ट व प्रखर वक्ता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। आपसे विनम्र आग्रह, कृपया अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। जितना रोचक और सरल सहज तरीके से माननीय श्री टीकाराम जी जोली साहब ने किया, और यह लोग जो दोनों का आपसी स्नेह है, आपने जो महसूस किया होगा। और राजस्थान विधानसभा की यह खासियत भी रही है, जिन्होंने हमें नेतृत्व दिया, जितना भी मतभेद हो कभी मतभेद नहीं रहा, और उसी परंपरा पे आप दोनों नेतागण हैं। आपसे कितनी भी नोक-झोंक हो, कितना भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, लेकिन कभी मतभेद नहीं रहा। इसी तरह से हंसते खेलते हुए अपनी बातें कहते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, और कहते हैं कि 22 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। संस्कृत भी उनमें से एक है। संस्कृत का जो अनुवाद, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संबोधन हमारे हमेशा से प्रेरणादायी रहा है, और आज भी आपने महसूस किया होगा। जो मूलाधार है विधायी का, उसकी अध्यक्षता राजस्थान प्रांत में करने वाले मेरे बड़े भाई देवनानी जी। लोकतंत्र की स्वतंत्र परंपरा में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके अध्यक्ष जूली जी कार्यपालिका जो राज्य का संचालन करने की जिम्मेवारी निर्वहन करती है, उसके प्रतिनिधि और संसदीय कार्य मंत्री जी, मेरे प्रदूषण की सचिव हैं, हमारे छोटे भाई हैं, बाकी अधिकारीगण, बहनों, सबसे पहले मैं इस शुभ दिन की आपको बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। हमें आनंद होता है कि हम हमारे संविधान दिवस का 75 वर्ष मनाएं। और एक दूसरी कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। हम बहुत साल तक इस संविधान को भूले ही नहीं। 10 वर्ष हमने राजस्थान उच्च न्यायालय में जब बात की कि ये जो संविधान छपता है वो अधूरा है। संविधान की मेरे सहयोगी हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने अपना सिफारशी पत्र लिखा। विधान केंद्रीय अध्यक्ष जो थे, लोकसभा के अध्यक्ष, उनके दर्शन कराए। पहली बार दर्शन करने का अवसर मिला, और वहां पर पत्र भी प्राप्त हुई कि असली संविधान ये नहीं है। असली से आप ये ना समझे कि उसमें कुछ शब्दों में फर्क है। असल में जो संविधान निर्माताओं ने हमारी संविधान सभा में लंबी चर्चाओं के बाद, और उसकी जो समितियां बनाई गई हैं, अलग अलग मौलिक अधिकारों की समिति अलग थी, ड्राफ्ट कमेटी अपने पूजनीय अम्बेडकर जी थे, और भी सारे अलग लोग थे। उनके विचारों के बाद एक स्वरूप रहा गया, पर उसके बाद सबको विचार हुआ, खास करके हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा कि हम क्या ये शब्दों का ही स्वरूप खड़ा कर रहे हैं। तो
फिर उन विचार करने के बाद हुआ कि नहीं, ये संविधान को एक प्रवाह है, ये शब्दों का समूह है, इसको कहीं ना कहीं रेखांकित करना चाहिए। इसलिए नंदलाल जी जो घोष अपने जानते हैं, वहाँ पे हमारे टैगोर साहब विश्वविद्यालय में थे, शांति निकेतन में, उनको बुलाया गया, उनसे चर्चा हुई और हुआ कि प्रत्येक अध्याय पर एक चित्र होना चाहिए। मैं वो चित्र सामूहिक रूप से वो यहाँ शायद हमारे कानून के विद्यार्थियों को भी पता होगा, 22 अध्यायों पर 22 चित्र हर एक अध्याय और उसका अपना प्रतीक है। पहला चित्र है अपना मोहनजोदड़ो सभ्यता, जो प्रतिष्ठा मानसिकता बनाता हुआ चित्र वहां पर है। इसका क्या मतलब है कि ये जो हम भारत के लोग जिन्हें कहा जा रहा है, हम भारत के लोग कोई भीड़ नहीं है, यह केवल संख्या नहीं है, हम एक सभ्य संस्कारित और सुव्यवस्थित सभ्यता है। ये विश्व को संदेश जाना है, क्योंकि मोहनजोदड़ो सभ्यता से विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में बड़ी ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक सारी चीजें थी, हमने स्कूलों में पढ़ा, लेकिन ये प्रतीक है भारत का, ये पहला संदेश आना चाहिए। दूसरा अध्याय आता है नागरिकता का, नागरिकता कैसे, उसका चित्र पता किसका है? गुरुकुल का। गुरुकुल में किनका निर्माण होता है? जो उस देश को, समाज को चलाने वाले लोग, छोटे से बड़े एक साथ पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। इसका मतलब हम भारत के लोग जो नागरिक चाहते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम भारत के लोग ही मुख्य है, क्योंकि संविधान की 9 प्रदेश की जो सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने व्यवस्था दी थी कानून के बारे में कि कानून का अधिकार, प्राधिकार लेजिस्लेचर का है नहीं। उस समय उसमें एक व्याख्या की है, उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर की बिल होती है कानून बनाने की, लेकिन वो बिल अगर भारत के लोगों की बिल के विरुद्ध है तो कानून नहीं चल सकता। तो बात विषय है हम भारत के लोग, तो वो नागरिक कैसे होना चाहिए, वो सारी बात। तीसरा, जब समय बता देना मुझे, मैं वक्ता हूँ, मैं वक्ता ही हूँ, बोलना मेरा काम है, काम संकेत करेंगे उससे कंफ्यूज कर दूंगा एक दो विषयों में। और तीसरा विषय आता है उसके अंदर हमारे जो मौलिक अधिकार है, उसमें चित्र पता किसका है कि रामायण का, भगवान राम का चित्र है। भगवान राम मर्यादा की बात करते हैं और हम मौलिक अधिकार की बात। इसका मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार है, हम भारत के लोगों की मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन पर आधारित होकर उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये अधिकार मेरा नहीं है, हम भारत के लोगों का ये मानसिकता जब तक भारत के लोगों नहीं होगी, इस संविधान को हम सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। चौथा अध्याय आता है और वो है कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं। इसका ये भाव कि हम भारत के लोग अपने व्यक्तिगत भोगों में, परिवार में, अपने हितों में, अपने साम्राज्य में, अपने प्रादुर्भाव में कहीं धर्म को न भूलें, इसलिए धर्म सर्वोपरि, ये चौथा अध्याय आता है। इसके बाद में मैं थोड़ा समय को कम करते हुए इससे हमारे चित्रों को काल में भी बैठा पाता है। पहला काल आता है मोहनजोदड़ो का प्राचीन सभ्यता, दूसरा वैदिक काल का चित्र है, तीसरा जिनको हम त्रेता और द्वापर मानते हैं। फिर कलयुग के चित्र आते हैं। कलयुग में तो महान हस्तियां विश्व की हुई हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर जी, उनके चित्र। उसके बाद मौर्य काल आता है। मौर्य काल के चित्र हैं जिसमें अशोक जी का, अशोक महान का चित्र भी है और उसी प्रकार के चित्र सारे उसके अंदर दिए हुए हैं। फिर आगे से बड़ा चित्र आता है, चित्र 9वें क्रमांक पर, जिसमें पंचायत का अध्याय है। पंचायत के अध्याय में आपको आश्चर्य होगा, चित्र कहता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मैं थोड़ा सा पूर्ण सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि अब विचार हो रहा है, हमने भारत के पंचायत सिस्टम को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों के, उन्होंने अपनी राज्य व्यवस्था चलानी थी, उसके कारण से हमने पंचायतों का कला होती है। जो पहले सामाजिक पंचायतें भी चलती थी, जो सुधार करती थी, व्यक्ति अपने समाज के लोगों में अनेक अच्छे अच्छे विचार करते थे, उस कानून को
रेड क्रॉस से काट दिया कि पंचायत में कानून कहीं नहीं। शुरू में न्याय पंचायत के नाम से व्यवस्था चलेगी, लेकिन वो अब मैं उनके कानून के 3% यहाँ पर मौजूद एक बात और कहना चाहूँगा। क्या हम ये कर सकते हैं कि पंचायती राज में राजनीतिक दल के आधार पर चुनाव ना हो? क्यों? भारत के कानून में बसता है और तभी बचेगा जो इसके अंदर दुनिया विक्रमादित्य जैसा नए काम में आज भी हो सकता है। आज भी वहां लोग झूठ बोलने से झिझकते हैं गांव में, और क्योंकि गांव को सामने संस्कृति संस्कार उनके मौजूद है। राजनीतिक कारणों से गांव बटा हुआ है, इसके कारण न्याय बटा हुआ है। इसलिए ऐसा अगर हो जाए, विपक्ष के दल कर सकते हैं, सत्ता में बैठे लोग उठने वाले कि हम पंचायती राज अधिनियम बड़े पवित्र देश से बना था और संविधान के अंदर उसके लिए विशेष रिहायत है। इसलिए कृपा करके अगर ऐसा हो जाए तो राजनीति से ऊपर उठाएं और भारत को पंचायती राज सिस्टम के आधार पर ज्यादा विकसित करें। न्यायालयों के अंदर जो लिटिगेशन है वो भी कम हो जाएगा और दूसरा गाँव का आत्मनिर्भर वहाँ पर लोग रोज शहर को निभाते हैं, कचहरी को निभाते हैं। एक मनुष्य जो अपने हृदय की बात करता है। बाकी चित्र हम जानते हैं कि नटराज जी का चित्र है और भी चित्र है, उन पर नहीं जाके मैं एक्चुअली चित्र दिखाना चाहता हूँ। 15 नंबर निर्वाचन का अध्याय है, लेकिन उसका चित्र बना हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी का और शिवाजी का। इसका मतलब हम भारत के लोग अपने लिए नेता चुनेंगे, पर कैसा चुनेंगे? जो केवल अपने अधिकारों की बात न करता हो, अपने स्वार्थ की बात न करता हो, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन के मूल्यों का निर्वहन करता हो, वो नेतृत्व देने वाला भारत होना चाहिए। कि संविधान का अध्याय कह रहा हमने करना है, ये हमारे संविधान की शिक्षा है, तो हम छाप नहीं पाए, लोगों को पता नहीं लग पाया। ये 15 नंबर पर है, इसलिए मैं उसके ध्यान में आपके बीच में लाना चाहता था। 16 जो चित्र आता है उसमें हमारी आजादी वाला पीरियड शुरू हो, स्वतंत्रता आंदोलन और फिर टीपू सुल्तान और लक्ष्मीबाई का चित्र, और उसके बाद चित्र आता है सुभाष चंद्र बोस। हमने जिन्होंने देश को आजाद बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, हमने उतना हृदय से याद नहीं किया। एक देश का एक दुर्भाग्य मेरे मन को तो पीड़ा होती है, जैसे लोगों नायकों होने के जिनको हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थान दे रखा है। मैं अपने से कोई एक शब्द नहीं करना, लेकिन जो पीड़ा संविधान निर्माताओं की, वो पीड़ा व्यक्त करने का मेरा अधिकार करना मेरा दायित्व बनता है। और आप जो सुधीवान जिसमें विधि के विद्यार्थी भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, उनके सामने कहना चाहता हूँ कि विषय आना चाहिए। और ये जो अंतिम चित्र है उसमें है हिमालय का चित्र है, रेगिस्तान का चित्र है, सागर। ये भारत है जिसका हिमालय मुकुट है, सागर जिसके चरण को मारता है, वो भारत हमारा भारत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा भारत थोड़ा अलग है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई राज्य, कई राष्ट्र भी पश्चिम में वैसे भी करते हैं, अपने आप को वैसे नहीं करते हैं, वो एकत्रित हुए तो उनके नाम जहाँ भी देखेंगे आएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर, रशिया सोवियत रिपब्लिक आया, यूनाइटेड किंगडम आया, यूके भी आया, यूएई आया। उनके साथ यूनाइटेड वर्ल्ड है, भारत के साथ यूनाइटेड नहीं है। क्यों? कि भारत हजारों साल से भारत एक है। 68 तीर्थ भारत के हर देश के एक वासी के तीर्थ कहलाते हैं। ये नहीं होता कि दक्षिण का एक कैलाश पर्वत मेरा नहीं है, ये पुरानी जगह मेरी नहीं है। वो हम भारत के लोगों की सबका उद्देश्य करता है। एक ही तरह विवेकानंद जी ने कहा है कि भारत के लोगों की भाषा अलग हो सकती है, बोली अलग हो सकता है, चेहरा अलग हो सकता है, लेकिन उनका दिल एक ही आध्यात्मिक धड़कन के साथ धड़कता है। इसलिए ये भारत है। और आज के दिन समय की मर्यादा को रखते हुए मैं कहूँगा कि हम भारत के लोग उस भारत को पहुँचाने, क्योंकि वक्त बदल रहा है, बहुत कुछ देख लिया, अब वो नहीं चलेगा। जो मैदान में हृदय से आएगा तभी भारत का राष्ट्र गुरु बनेगा, और बनना ही है। देखना इतना है कि उसमें मेरी भूमिका है। हरे माननीय
अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, हमारे संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल साहब, हमारे अभिनेता गिल साहब, यहाँ मौजूद विधानसभा के सचिव भानुभूषण शर्मा जी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रवण कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी विधानसभा के स्टाफ के सभी अधिकारी कर्मचारी, यहाँ उपस्थित कॉलेज के सभी बच्चे, साथियों, भाइयों बहनों, और वंदे मातरम के लिए बहुत अच्छी जिन्होंने धुन यहाँ पे बजाई है, ऐसे हमारे सभी कलाकार साथी। सर्वप्रथम आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे ये इतना शानदार सेमिनार एक प्रकार से यहाँ पे रखी है, जिसमें हमारे लोग के सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं। और संविधान की खूबसूरती यही है कि पक्ष विपक्ष सब आप लोगों के सामने सत्ता सौंप दी जाती है बहुमत वालों को, लेकिन विपक्ष को भी जिम्मेदारी इसके साथ मिलती है, और यहाँ पे विपक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली है। और मैं समझता हूँ ये जोगाराम जी मेरे किसी चीज से नाराज रहते हैं, क्योंकि ये कानून मंत्री हैं और ये कानून में जहां भी गड़बड़ करते हैं तो मैं उस चीज को उजागर करने में पीछे नहीं रहता। आज भी मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने कहा पहला मेरा वार यही होगा कि जब हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को मानने की बात कर रहे हैं, संविधान को इस देश की रीढ़ की हड्डी बताते हैं। संविधान वैसे ही है जैसे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है। तो संविधान में लिखा है 5 साल में चुनाव हो गया, कोई पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव 5 साल में नहीं करा पा रहे, सीधा सीधा संविधान का यानी कि संविधान में जो चीज लिखी है और उसी को हम नहीं माने। अब कहें कि हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई सरकार की, हमारा तो ओबीसी का आरक्षण का सर्वे होना है, हमारे तो परिसीमन होना है, ये सारी चीजें 5 साल से पहले होनी चाहिए थी, नहीं कि 5 साल के बाद इस चीज की आप प्लानिंग कर रहे हैं। यही बात मैं कहना चाहूंगा। आज इस देश का संविधान इसलिए भी सबसे अलग है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद अगर हम आसपास नजर उठा के देखेंगे, श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया, पाकिस्तान में हो गया, अफगानिस्तान का तो पता ही नहीं है, नेपाल में भी हो गया, बांग्लादेश में भी हो गया, लेकिन हमारे देश के अंदर कभी भी ऐसी स्थिति आज तक नहीं आई कि तख्ता पलट जैसी कोई बात आए। ये संविधान की मजबूती और इस संविधान की खूबसूरती है। हम बात कर रहे हैं विकसित राज्यों की, विकसित देशों की, जहां संविधान लागू हुआ। अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जब संविधान लागू हुआ तो वहां की महिलाओं को, वहां के अश्वेत लोगों को, वहां के गरीब लोगों को 100 साल लग गए बराबर का अधिकार पाने के लिए। और हमारा वो संविधान है कि जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से सभी लोगों को समानता का अधिकार मिला। ये संविधान की खूबसूरती। ये संविधान जिस सभा ने बनाया उसके अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम लोग याद करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन परिस्थितियों के अंदर अपना जीवन यापन किया था, गुजारा किया था, देश के अंदर उस समय जो कुरीतियां फैली हुई थी उनका सामना किया था, उन सबको उन्होंने बहुत ही करीबी से, नजदीकी से देखा। और जब इस देश का संविधान बना उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस गरीब की बात को सबसे आगे रखा। आज हमसे बात कर अडानी अंबानी, उसके वोट की ताकत वही है और एक मजदूर के वोट की ताकत भी वही है। ये ताकत हमें हमारा संविधान है। इस संविधान की मूल आत्मा, जैसा कि साहब ने बताया, हम भारत के लोग, ये संविधान हर एक व्यक्ति का है जिसने इस देश के अंदर जन्म लिया है। उस देश के नागरिक की हैसियत से उसको समानता का, धर्मनिरपेक्षता का उसको अधिकार मिला है। बंधुत्व की भावना तो हमारा संविधान हमें देता है। ये अन्य देशों के अलावा हमें कुछ अलग महसूस करा। आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस देश के संविधान को कमजोर नहीं होने दें।
आज सत्ता के अंदर जो भी लोग आएंगे, चाहे पहले कांग्रेस रही हो, आज बीजेपी रही हो, कल फिर वापस कांग्रेस आएगी, लेकिन कोई भी सत्ता करता है। देखो, ये संविधान कांग्रेस ने बनाया और कांग्रेस इसको लागू करती है। तो कांग्रेस अगर ये सोच के बनाती कि हमें किसी को आगे नहीं आने देना है, तो फिर कांग्रेस उसी हिसाब से संविधान को बनाती। लेकिन ये जिम्मा सौंपा है जनता के ऊपर। जैसा कि साहब बता रहे थे कि एक जो इसके अंदर चित्र लगा हुआ है, वो चित्र शिवाजी की बात कहता है कि हमें ऐसे शासक चुनने हैं जो सेल्फिश नहीं हो, वो जनता के लिए काम करने वाला हो, जो जनता के लिए सोचे। तो इसीलिए इस देश के संविधान के अंदर चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए काम किया। और अभी हम और अमर जी बैठे यही चर्चा कर रहे थे कि आज हम कोई चीज सोचते हैं, वो इसलिए सोचते हैं कि आज हमें इतना बड़ा बैकग्राउंड मिल गया, आज पूरी सुविधाएं हमारे सामने हैं। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ था, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, आज की क्या परिस्थितियां हैं, हमें समझनी पड़ेगी। मैं ये कह सकता हूं कि जब कांग्रेस ने इस देश का संविधान लागू किया, तो संविधान को मजबूत करने के लिए चाहे हमारे नेता इंदिरा गांधी जी हो, जो पंजाब का आतंकवाद खत्म करने के लिए अपने सिले के अंदर गोलियां खा के शहीद हो, और चाहे साउथ के अंदर लिट्टे की जो समस्या उस समय थी, उसके लिए राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया। ये सारे लोग, सरदार बेअंत सिंह को गोली खानी पड़ी, ये सारे लोग इस देश को एक मजबूत रखने के लिए अपने प्राणों का त्याग इस देश के लिए किया है। मैं कहना चाहूंगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को कहना चाहूंगा, आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि इस देश के संविधान की मूल आत्मा क्या है, ये आत्मा क्या चाहती है और क्या कहती है, ये बात हमें समझने की जरूरत है। हम सब लोग सफेद कपड़े वालों अपने अपनी बात कहेंगे, अपने अपने तरीके से कहेंगे। आज बीजेपी के लोग अपने हिसाब से कहते हैं, कांग्रेस के लोग अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन आपको संविधान की मूल भावना के अनुरूप कौन लोग सही है, कौन लोग सत्य बात कह रहे हैं। आज वंदे मातरम गाया, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने लागू किया। ये बात आजकल कांग्रेस वालों को कोई कहने नहीं देता है, क्योंकि चारों तरफ बीजेपी चलती रहती है। पर यहाँ पे मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात कहूंगा, जोगाराम जी अपनी बात कहेंगे, और हमारे अध्यक्ष जी जो है संतुलित बात कहेंगे, क्योंकि अध्यक्ष जी हम लोग हैं। और यही इस संविधान की, इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। बहुत अच्छा आज लगा, हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ हमारे आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी इस बात को मजबूती से समझे कि आज किस प्रकार से भले ही पॉलिटिकल बात हो, ऐसा ही आदमी वोट काटने की बात हो, ये बात आज हमारा जो अधिकार है वो वोट का अधिकार, वो कटना नहीं चाहिए, गरीब का वोट नहीं कटना चाहिए। इस देश का जो संविधान है वो उसको ताकत है, उसका अधिकार है, उसका हक है, लेकिन अगर वो करता है तो कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा पे वो करारा प्रहार है। इसको बचाने का काम आप लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। राजस्थान की 7 करोड़ आम आवाम की आस्था का केंद्र है। आपको तो
जिसमें हम सभी का भावपूर्ण आदर से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की अनेक विधानसभाओं में से जिसके सबसे अधिकतम गौरवपूर्ण इतिहास है और जहां से ही महामहिम भैरव सिंह जैसे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जनप्रतिनिधि निकले हैं, ऐसी विधानसभा को नमन करता हूं। और ऐसी विधानसभा में आज भले पीछे की पंक्तियों में है, लेकिन जब मैं लॉ स्टूडेंट या वकील को देखता हूं तो दिल गदगद हो जाता है। ऐसे मेरे सभी वकील साथियों, मैं भी आपकी तरह ही इसी तरह मुस्कुराता था, देखता था, सीखता था। और जब हिंदू लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते थे उस वक्त टीकाराम जी झूली नहीं थी। इसलिए मुझे आज टीकाराम जी झूली साहब ने आमंत्रित किया है कि मैं उस बारे में कुछ कहूँ, फिर भी मर्यादित शब्दों में मर्यादा के अंदर रखते हुए। हम सबके आदर्श इस विधानसभा में विक्रमादित्य की सीट पर विराजमान, जिन्होंने यथासंभव अपने लगभग कोई 2 साल के कार्यकाल में पूरी पारदर्शिता से और निष्पक्षता से जितने भी राजनीतिक दलों के या बिना राजनीतिक दलों के जो महानुभाव है, सदस्य हैं, उनके साथ समान न्याय करने का यथासंभव पूरा प्रयास किया, सफल हुए। भले टीकाराम जी को ठीक लगे या नहीं लगे। आदरणीय वासुदेव जी मेरे परम मित्र, पड़ोसी और विद्वान, और जो हमको यहाँ नहीं बार बार धन्यवाद देते हैं, अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं विधानसभा के अंदर और बाहर। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये इसी तरह से अपनी प्रतिभा को निखारते रहें और जो उधर उधर हो रहे हैं वो होते रहें। ऐसे हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हम सब के उम्र में तो भगवान की कृपा से होती है, तो उम्र छोटे लेकिन ज्ञान में बड़े आदरणीय टीकाराम जी झूली साहब, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, तो संविधान के विशेषज्ञ माना जाते हैं। आज मुझे समय कम मिला, बाकी आपको पूरी संविधान की आत्मा को खोल के बता दें। और अगर आप ध्यान से देखा होगा, जितने 16 चैप्टर 22 चैप्टरों का अलग अलग वर्णन जिन्होंने किया, इन्होंने 16 चैप्टर 16 चित्र बताए। बाद में मरुस्थल, हिमालय, समुद्र, ये पीछे के 5 चैप्टरों को अलग से बताए और एक चैप्टर जो है हमारा इधर रखा है। ऐसे हमारे अतिरिक्त महाधिवक्ता JS गिल साहब, भारत जी, हमारे विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और यहाँ हमारे आने वाले भारत के सभी उज्जवल भविष्य का आधार विभिन्न विधि के विद्यार्थीगण, मीडिया के भाइयों और अन्य साथीगण, आज का दिन हम सब के लिए आदर्श है, परंतु आज के दिन ही सभी 11 का मुंबई का घटना हुई थी। ऐसे अनेक हम जैसे आपके साथी, पत्रकार, पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। मैं उनको नमन करता हूं और टीकाराम जी को याद दिलाता हूं कि संविधान की आत्मा यहाँ से शुरू होती है। मैं साथ ही साथ आज का संविधान का दिवस विशेष महत्व रखता है।
संविधान में प्राप्त समानता, धर्मनिरपेक्षता, पूजा पद्धति, अधिकार ऐसे करोड़ों भारतीयों के आस्था में विश्वास रखने का प्रतीक है हमारा धर्म ध्वजा। और अनेक वर्षों के उपरांत, करीब 500 से अधिक वर्षों के उपरांत कल धर्म ध्वजा, जो हमारे करोड़ों हिंदुओं का वर्षों का सपना साकार करने का कार्य पूरा हुआ, राम मंदिर पर धर्म ध्वजा प्रकाशित हुई और हमारा राम राज्य मित्रों, वो ध्वजा मात्र ध्वजा नहीं है, वो हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी विरासत और हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का याद दिलाता है। इतना ही नहीं, इसी दिन हमारे संविधान में प्रदत्त समस्त मूलभूत अधिकारों को भी पुनर्जीवित करने, हम अपने अमृत काल में पुनः हमारे संविधान प्रदत्त अधिकारों का, नीति रूपित तत्वों का प्रयोग करते हुए हमारी समस्त विरासतों को पुनः कायम कर सके, इसका प्रतीक है। इसीलिए मैं उन सब लोगों को जिन्होंने इसके लिए अनेक कष्ट से अपनी आहुति दी और अंतोल गत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मस्थली पर वो धर्म ध्वजा पुनः प्रकाशित हुई, इसमें सभी को योग देने वालों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अब बात तो मुझे संविधान पर कहनी थी, पर हमारे साथी ने कहा है तो बातों का जवाब तो थोड़ा थोड़ा मीठी मीठी भाषा में जरूरी हो। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मेरे से नाराज रहते हैं। नाराजगी का कारण तो होना ही चाहिए, लेकिन वो कारण दोस्ती और कोई नहीं। आप लोग तो समझते हैं कि और कोई कारण होगा, वो कारण दोस्ती है। दोस्ती इसीलिए नाराजगी ज्यादा बढ़ गई कि बिहार में खूब खूब समय दिया, पर वो क्या करें, बिहारी तो बिहारी है। इसीलिए अब उसका नाराजगी है तो है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा साहब आप सब विद्यार्थी है और आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है, अनेक महाधिवक्ता बनेंगे, अधिवक्ता बनेंगे, सॉलिसिटर बनेंगे और बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ बनेंगे, कॉर्पोरेट जगत में जाएंगे, जननेता बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, अनेक का भविष्य उज्जवल है। उसकी मैं सबकी कामना करता हूँ। संविधान दिवस पर कैसा पंचायत राज के चुनाव समय पर नहीं करा है। जिस कालखंड में 4 या 5 भागों में इस पंचायत राज का चुनाव कराकर आगामी चुनाव की जो अवधि खत्म हो रही है वो सितंबर अक्टूबर 2026 को खत्म हो रही है। और मेरे साथी ये कहते हैं कि हमने तो बड़ी कुछ बेड़ा गर्क कर दिया हो, आप तो समय पर कराओ। ये बात सलाह सही है, उनकी सलाह के लिए सारी जगह सही है। सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय में लिया, कैसा में आगे बढ़ाया जाए, फिर समय आगे बढ़ाया जाए, फिर समय आगे बढ़ाया जाए, आखिर 5 चरणों में जाके 2 साल में चुनाव पूरे। अब उसकी अवधि पूरी हो रही है अगले साल 2026 से सितंबर अक्टूबर नवंबर तक। संविधान का आर्टिकल 243 ये कहता है कि किसी का समय कम करने का या समय बढ़ाने का आपको अधिकार नहीं। तो जब समय पूरा नहीं हुआ, आर्टिकल 243 बाध्यकारी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी हैं, इनके सामने तो इसी हिसाब से बात करनी पड़ेगी। आदरणीय टीकाराम जी साहब, फिर आपने कहा संविधान को मानना चाहिए, बहुत अच्छे, हम सबको मानना चाहिए। सबसे पहले मैं और मैं हमेशा, हमारी इसमें कहावत है कि वी आर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड स्पीकर वी आर स्टूडेंट ऑफ दिस फेलोशिप, क्योंकि हम लोग सोच सीखते हैं, एवरीडे सीखते हैं, कोई परिपूर्ण कभी नहीं होता, आप हमेशा मान के चलना। मुझे ऐसा बताया गया, मैंने ऐसा सुना है अध्यक्ष महोदय को
महादेव को जानकारी होगी कि संविधान हमने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। अब टीकाराम जी साहब संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा में बनाया था, अम्बेडकर साहब उसके चेयरमैन थे, तो फिर वो कांग्रेस और संविधान सभा एक ही थी या अलग अलग थी? और संविधान सभा में तो वो लोग भी थे जो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, वो तो सबको थे, अलग अलग लोग थे, उन्होंने मिलकर बनाया था। वो आपका बनाया हुआ है, तो भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बनाया। पर अब जो प्रश्न ये पैदा होता है कि जिस संविधान को बनाने वाले ने सन 1975 में संविधान का क्या किया, उस इमरजेंसी में संविधान का क्या हुआ? चाहे पत्रकार हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, और मैं उस वक्त नया नया कॉलेज में, किसमें, लॉ फैकल्टी में आया ही था। लॉ फैकल्टी मेरी कंप्लीट होने वाली थी, और मैंने जब ये कहा था कि क्या हो रहा है मेरे गांव में, सब आदमी ये गाड़ी लेके भागते क्यों हैं, छिपते क्यों हैं, मेरे लोगों को जेल में क्यों डाला जा रहा है, तब ये कहा था कि इंदिरा जी ने संविधान बनाया, इसका कैसे हो। फिर आप इंदिरा जी ने अपनी सांसद थी, जरूर थी, वो हमारी मान्यता थी, हमारी प्रधानमंत्री रही है, हम उनको नमन करते हैं। और चूंकि हमारे जो भी जनप्रति हो, हमारे राष्ट्र के नायक हो, प्रधानमंत्री हो, हमारे सबके लिए आदरणीय है। परंतु एक विषय और है, संजीवा रेड्डी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे राष्ट्रपति चुनाव, याद है आपको? किसको याद है? सबको याद है। और उस वक्त आत्मा की आवाज से बीबी गिरी साहब को खड़ा किसने किया था, जूली साहब? और तब ये कहा गया था कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को वोट नहीं दे करके वोट किसको देना है, आत्मा की आवाज से। और फिर कुछ दिन के बाद वो इंदिरा कांग्रेस हो गई थी, जूली साहब को कांग्रेस में आवाज से पता नहीं कहां चली गई, उसके बाद दूसरी कांग्रेस हो गई। इतना ही नहीं, हमारे संविधान के तहत हम सबको अधिकार है, और हम सब ये मानते हैं, आदरणीय गिल साहब ने अपने क्षेत्र बताए और ये कहा कि ये संविधान के हर चैप्टर में पहले स्थान पर एक लिखा, जो 22 चैप्टर है उसमें अलग अलग ये सब लिखा हुआ है, उसमें राम का चित्र है ना, मौलिक अधिकारों वाले चित्र में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चित्र है। और हमारे कांग्रेस कहते हैं राम तो काल्पनिक है, राम तो वही नहीं। अब किस बात को माने, टीकाराम जी जूली साहब की बात माने या कांग्रेस के वक्तव्य को माने? हम ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका पर माता सीता जी को लेने के जाने के लिए समुद्र में रथ पथ बनाया था, क्या कहते हैं देवता साहब उसको, राम सेतु। ये कहते हैं राम सेतु तो है ही नहीं, इसको तोड़ के नटी करो, फेंको इसमें। पर फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारे टीकाराम जी जो भी संविधान को मानने वाले हैं, संविधान का आस्था रखने वाले हैं, संविधान की धज्जियां उठावे, ऐसा ही कभी मंजूर नहीं करते। मुझे पूरा आज इस मौके पर हमारे अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे अपने से भेजा था। मित्रों, मैं आपको विद्यार्थी जो हमारा लॉ कॉलेज के, मेरा भाषण दूसरा था, मैं उस स्टूडेंट रहा, आप फर्स्ट ईयर के भी होंगे, कोर्स वाले भी होंगे, डिग्री कोर्स वाले भी होंगे, किसी ने हिंदू लॉ पढ़ा होगा या आपके साथ पढ़ोगे, किसी ने मॉडर्न लॉ पढ़ा होगा आपके साथ पढ़ोगे, किसी ने आपको प्रॉपर्टी पढ़ा होगा आपके साथ पढ़ा होगा, आपने स्पेशल रेलवे पढ़ा होगा आपके साथ पढ़ा होगा, आपने एडमिशन पढ़ा होगा आपके साथ पढ़ा होगा, आपने सीबीसी सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ा होगा आपके साथ पढ़ा होगा।
लेकिन मित्रों उस सब में जब आप पढ़ोगे और पढ़कर के आप बैरिस्टर पढ़ोगे, पढ़कर के आप बड़े अधिवक्ता बनोगे, पढ़कर के आप जज बनोगे, उन सब में कहीं भी कहीं हमारा घूम होगा कि हमारा जो संविधान वो घूम करके आए। ये जो हमारे 3 MP एक्ट बने हैं, मेरा आपसे नम्रता से रिक्वेस्ट है, मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते कह रहा हूँ, और हमारे जो 3 पहले के एमपी जिसको IPC कहते थे, जिसको CRPC कहते थे, जिसको एमएलए कहते थे, उनकी जगह जो हमारे 3 नए एक्ट आए, आप उसका कंपेरिजन पढ़ें, आपकी लाइफ के लिए काम आए। हमारी भारत की संविधान में क्या आत्मा है, हम लोग भारत में क्या विचार करते हैं, हम भारतीय किस तरह से न्याय पद्धति चाहते हैं, उसकी आत्मा है ये कानून। हमारा जो पुराना IPC है उसकी आत्मा है पनिशमेंट। पनिशमेंट दो ताकि वो एक्यूज से जावे, या पनिशमेंट देकर काला पानी दे उसको खत्म कर दे। लेकिन हमारा जो नया कानून आया उसमें है क्या है, हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं, हम न्याय में विश्वास करते हैं, हम सजा में विश्वास नहीं करते हैं। इसका नाम न्याय है, सब जगह न्याय लिखा है कि उसको साथ न्याय करो, उसको सुधरने का मौका दो, उसको मेन सोसाइटी में आने दो, उसको ऐसा मत करो कि वो हमेशा हमेशा समाज से कट जाए। इसीलिए ये जो हमारे तीनों कानून बने, ये हमारे संविधान की मूल भावना के अनुसार बने, हम भारतीयों के अनुसार बने। हमारे ऋषियों में तुम्हें देखो, हम मुल्जिमों की बुलाते थे, समझाते थे, उसके साथ न्याय करते थे। और जब अंग्रेजों के कानून आए, ये तीनों अंग्रेजों के कानून है। IPC कौन सी जगह बनी? 1800। हमारा IPC CRPC कब बनी? 1800। फिर 1972 में स्वतंत्र हुआ, 1972 पढ़ते हो 1973, ये मेन अमेंडमेंट हुआ, ओरिजिनल नहीं है। हमारा एविडेंस एक्ट आप पढ़ते हो, कब बना था? 1800। ये सब 1800 के कानून, और 1800 के कानून में और हमारी भारतीय स्वतंत्रता मिलने के बाद ये हमारी मूल भावना के अंदर हमारी भारतीय आत्मा का बोध किया है। और इसीलिए हम सब मिलकर के दृढ़ संकल्प रहे कि हम जो कहें वो लिखें, जो हम लिखें वो हम कहें, हम कहें कुछ, लिखें कुछ, करें कुछ, बोलें कुछ, और हम संविधान की जो दें वो हमारे श्री भारत की भारत माता स्वीकार नहीं करती। हम ये कहते हैं संविधान हमारा है, तो हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नहीं, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय मानते हुए तुरंत प्रभाव से ये कहना चाहिए था कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय मेरे चुनाव को हमें घोषित कर दिया है। मैं माननीय न्यायालय के न्यायपालिका पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। मिसेज गांधी से मेरी रिक्वेस्ट थी आज भी है कि वो कहती कि नहीं, कोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ कर दिया है, मैं उसी कोर्ट में जाऊंगी और न्यायपालिका पर विश्वास करूंगी। उसे एमरजेंसी नहीं लगाते तो हम कहते हैं कि न्यायपालिका पर विश्वास करता है, संविधान पर विश्वास ऐसी स्थिति में आज हम सबका ये राइट बनता है, धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम न्याय व्यवस्था में और हमारे मूलभूत अधिकारों में रक्षा करें। और जहां तक भी हम जा रहे हैं, हमारे संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों, लिखित विशिष्ट तत्वों का ध्यान कराएं। पहले स्वयं पर पालना करें, फिर दूसरों को ज्ञान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संविधान दिवस के अवसर पर मंच पर जिन तीनों विद्वानों को हमने सुना, ऐसे हमारे अध्यक्ष महाधिवक्ता गिल साहब, विपक्ष के नेता जूली जी और संसदीय मंत्री माननीय जोगाराम जी, मैं तो समझ संविधान में कुछ बोलूं, लेकिन यार संविधान ही है जिसने दोनों को अपने खुले विचार रखने का अवसर दिया। यदि संविधान नहीं होता तो शायद किसी कोई जो कहता नहीं पाता। ये हमारा लोकतंत्र है और आगे हमारे इस राष्ट्रीय चेतना को आलोकित करने वाला ऐतिहासिक आज से 75 साल पहले 76वां ये हमारा ऐतिहासिक दिन है। उसके पहले यह हमारे
जिसके 22 तो भाग्य जैसा हिसाब होता है, 395 उसके अंदर अनुच्छेद है और 12 इनको कभी न कभी अपने को पढ़ना चाहिए। इसलिए एक बार कोशिश की कि लॉ के विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में बुलाएं। इसलिए आप यहाँ लॉ के विद्यार्थी, हमारे विधानसभा के कर्मचारी और सभी आमंत्रित भाइयों और बहनों, मेरा ऐसा मानना है यह संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, यह भारत की आत्मा है, भारत का वर्तमान है और भारत का भविष्य है। ये हमारा संविधान है और ये दावे के साथ कह सकता हूँ देश में इस संविधान को कोई भी खतरा नहीं है। संविधान और लोकतंत्र दोनों इस देश में सुरक्षित हैं। कोई दुनिया की ताकत इनको खत्म नहीं कर सकती। इतना अपने को विश्वास करते रहते हैं, क्योंकि जब आजादी मिली तो उस समय हमने जब 26 नवंबर 1949 के दिन तैयार हुआ, उस समय संविधान सभा जिसका सीधा सारे देश के लोगों ने मिलकर के गठन किया, उस समय कोई पार्टी का इसमें रोल नहीं था, सभी लोगों ने मिलकर के चुना और एक ऐसा संविधान बना आज विश्व के देश भी अपनी समस्याओं का हल हमारे संविधान में ढूंढते। मैं विदेश यात्रा के लिए वहां जब हमने सुना, उनको बताया कि हमारे यहाँ महिलाओं के पंचायती राज में 50% आरक्षण है और लोकसभा और संसद ने 33% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया है। देव सरप्राइज, ऐसा कभी हो भी सकता है क्या? तो देव ऐसे भारत, ये भारत में ही संभव है जिसमें नारी को इतना बड़ा हमें अधिकार या किसी तरह का कोई और दुनिया में आपस में नहीं है। स्वतंत्रता है, समानता है और अस्तित्व का जो मूल अधिकार है वह भारत में है। चाहे अमेरिका अपने आप को बड़ा लोकतंत्रवादी देश कहता हो, लेकिन आज जब भारत के साथ उसकी तुलना होती है तो आज भारत का लोकतंत्र विश्व के सभी राज्यों से मजबूत लोकतंत्र है। इस अवसर पर हमको भी विचार करना पड़ेगा कि हमारे संविधान में जब हमको सुप्रीम कोर्ट दी, जब हमको चुनाव आयोग दिया, हमारे देश की रक्षा के लिए सेना दी, कम से कम इन तीनों के प्रति सबको श्रद्धा रखना चाहिए। कोई भी परिस्थितियां डेवलप हो, इन तीनों के प्रति अश्रद्धा का निर्माण नहीं है। जिस दिन अश्रद्धा का निर्माण हुआ उस दिन हमारे यहाँ लोकतंत्र, ये तीनों हमारे मूल हैं। और विधायिका चुनाव आज तक हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा का 5 साल में हो गया है, मैं सुबह आगे रहेंगे। इसीलिए मुझे भी जब मैं पढ़ता हूँ तो एक स्वतंत्रता समानता के बाद अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 ये केवल किताब के पन्ने नहीं, इसमें नागरिक के जीवन की आशा भी है, विश्वास भी है और रक्षा का कवच भी है। ये तीनों है, तभी हम अनुच्छेद आज कोई व्यक्ति जाए तो उसको लगेगा कि मैं भारत में सुरक्षित हूँ, मेरे अधिकार सुरक्षित है, इन्हें मेरे को कोई भी असमानता का भाव नहीं। या विभिन्न विचारों के लोग रहते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में यही एक विशेषता है, हम सब की बात करते हैं, सबको करते हैं। और इसके संविधान अनुच्छेद उसमें मौलिक कर्तव्य भी है। केवल मुझे लगता है केवल संविधान का अधिकार की बात करते हैं, हमको मौलिक कर्तव्य को पढ़ना होगा। 51A जो है उसको सबमिट करना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ असमानता, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, सामाजिक तनाव, ये नीति निर्देशक के सिद्धांत देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और ये अनुच्छेद 38 कोई पढ़े उसमें अंदर सामाजिक व्यवस्था का वर्णन, अनुच्छेद 39 संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण का व्यवस्था है, 46 में कमजोर वर्गों की सुरक्षा का उल्लेख है और यहाँ तक 47 में जन स्वास्थ्य और पोषण का उल्लेख। इसके कारण मुझे लगता है पंचायत राज में 50% आरक्षण, मुझे लगता है आरटी, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, ये जितनी बातें हैं ये अनुच्छेदों के, ये अनुच्छेद नहीं होते तो कोई भी सरकार आओ, ये जनहित की बातों में कई बार जो घोषणा करती है उसके अनुरूप ही कि भारत में समानता है, हम समानता के अनुसार रहेंगे और यह भारत का
यदि आप जो युवा पीढ़ी बैठे हैं, ये हमारी आशा की किरण है, और आपके आधार पे ये भारत एक महान शक्ति और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। यह युवा पीढ़ी को आगे आकर के सारी बातों करना पड़ेगा। और संविधान का जो वास्तविक सामर्थ्य है, जिसे मैंने पहले भी कहा, कोई भी शक्ति कम नहीं कर सकती। कोई कहता है संविधान खतरे में है, तो इसका निश्चित रूप से अपन सबको मिलकर के, संविधान हमारा महान आत्मा है, हमारी आत्मा जिस प्रकार अजर अमर है, उस तरह संविधान भी हमारा सुरक्षित है। संविधान का कोई नहीं। संविधान केवल समारोह में याद करने का नहीं है, लेकिन इसको जीवन में उतारने का है। हम यदि जीवन में उतारेंगे तो हमें लगेगा हम संविधान के अंतर्गत काम कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्यों को याद करेंगे, पर हमारे जीवन में देशभक्ति, अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक सद्भाव, ये गुण आवश्यक है। इन सारी बातों को ये युवा पीढ़ी और हम सब लोग जीवन में उतारेंगे तो वास्तव में यह देश, जिसमें पता नहीं कितने बलिदानियों ने अपने बलिदान दे करके देश को आजादी, कितने लोगों ने पता नहीं 3 साल कहते बैठ करके इस संविधान की सैकड़ों विद्वानों ने चर्चा की, और फिर डॉक्टर बाबा अम्बेडकर और बाकी सब ने मिलकर के इसको शुरू किया। आज उनको हम सब मिलकर के नमन करते हैं। बाबा अम्बेडकर को इसलिए नमन नहीं करते कि केवल किसी पार्टी में थे। बाबा अम्बेडकर को इसलिए नमन करते हैं, उन्होंने संविधान के निर्माता थे, राष्ट्रीय महापुरुष थे। ऐसे सारे महापुरुषों को हमको नमन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इन सारी बातों को कर करके हम राजनीतिक लोकतंत्र की, मुझे ध्यान है डॉक्टर अम्बेडकर के प्रस्ताव, उनका राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता सामाजिक लोकतंत्र में नहीं है। ये सामाजिक लोकतंत्र की चीज, समाज हम सब लोग ऊंच नीच नहीं, सब समान भाव से रहेंगे, समान भाव से साथ काम करेंगे, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हम सब लोग करेंगे तो निश्चित रूप से उस संविधान की जो आत्मा है उसके अनुसार हम काम कर पाएंगे। इसलिए इसको केवल दस्तावेज नहीं बनाए, इसको जीवन शैली बनाए और आचरण बनाए, राष्ट्र धर्म बनाए और संविधान के मूल्यों को आत्मसात करें। बाकी बातें बहस तो होती रहेगी, प्रत्येक मुद्दे पर विचार अलग अलग होंगे और विचारों के आधार पर कॉमन सोच निकाली जाती है। उस समय भी मुझे पता था कि संविधान में चर्चा होने लगी, कई लोगों ने अपने विचार, लेकिन उसमें से जो कॉमन देश है की बात उसको रखेंगे। आज हम भी इस विधानसभा जो पवित्र स्थल और जहाँ पर आज के इसी आत्मा के साथ कुछ प्रयोग किए, इसको डिजिटल भी बनाया, इसको आगे भी हम लोग कर रहे लगा था, वो यही है कि आम व्यक्ति इस लोकतंत्र को समझ सके। आज हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है, उस आधार पर जो बहुमत चाहते हैं उनको सत्ता सौंपी जाती है। ये भारत देश है जिसमें सत्ता का हस्तांतरण आराम से शांति, बाकी देशों में देख रहे हैं आज जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, नेपाल में हुआ है, बाकी कंट्रीज में हम देख रहे हैं, लंदन श्रीलंकन देख रहा है, लेकिन ये भारत की आत्मा, जैसे मैंने कहा अक्षर नंबर है, संविधान है, इसको सब लोग मानते हैं। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, एक दल जीतेगा, एक दल हारेगा, पर जिसका बहुमत होगा वो सत्ता में बैठेगा, विपक्ष उसमें से कमियां निकालेगा और दोनों मिलकर के इस लोकतंत्र को चलाएंगे। ये संविधान की आत्मा है। इस आत्मा को समझना है, इस आत्मा को समझें और आत्मा की समझ के अनुसार काम करें, खूब बहस करें, लेकिन हमारे सामने एक ही बात हो, राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो हम भी नहीं है। ये नई पीढ़ी के अंदर हमारे बीच में एक देशभक्ति का भाव, देश के अनुरूप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के प्रति अश्रद्धा का निर्माण, जो देश के प्रति अविश्वास का निर्माण हो। देश आज है तो अपन भी हैं, मुझे देश के लिए जिएंगे, देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए मरेंगे। इस प्रकार के संकल्प हमारे संविधान में करेंगे। यदि एक बात देखा मैं बात पूरी करूँगा कि संविधान के अंदर जो अधिकार है वह जरूर मांगे, जरूर उसके लिए आप हकदार हैं, लेकिन साथ में संविधान में जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का भी हम निर्वहन करें। कर्तव्य और अकेले अधिकार नहीं चल सकता, अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। यदि कोई कर्मचारी कहता है मुझे मिलना चाहिए तो उसके बाद ड्यूटी को 8 घंटे ईमानदारी के साथ उस संस्था के प्रति निष्ठा रखते हुए काम किया।
ये दोनों बातें करना आपके अधिकार के अनुसार आपका हक है, लेकिन साथ में कर्तव्य का पालन किया जाए, ये मूल संविधान है। लेकिन एक बात में कोई कहे कि संविधान क्या है, तो एक ही बात कर सकते हैं, अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक ही बात याद रखेंगे, मेरा समाज, मेरा देश, मेरे देशभक्ति, मेरी राष्ट्रभक्ति को सर्वोच्च आगे रखते हुए हम इस संविधान का पालन करते हुए ये देश को उच्च शिखर बनाने में हम पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। इसलिए तय करता हुआ आपने आज बता रहे, तो मैं समझता हूँ दूसरी बार जब इसको पिछली बार हमें संविधान पे शायद वकील लोग आए, वकील बनने वाले लोग आए हैं, तो ये निरंतर वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन करेंगे। और वंदे मातरम वो गीत है जिसको डॉक्टर स्वर्गीय बंकिम चंद्र उस समय थी, जिसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नई हम सब लोगों को अग्नि पर और जिसे 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। इधर महान, तो मुझे लगा कि हमने पिछली बार जो संविधान गैलरी का उद्घाटन किया, जो मेरे सामने 22 चित्र बताए, और 22 चित्रों का चित्र हमारे गैलरी में, और आज इस 38 चित्र हैं जिनके माध्यम से वंदे मातरम का किस प्रकार से एक आगे हम लोग बड़े उसका इतिहास क्या है, उसका किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आया, वह सब इसमें है कि केवल एक गीत नहीं, लेकिन मातृभूमि के प्रति समर्पण है, अपने दमन के विरोध है और स्वाधीनता के सामूहिक चेतना का प्रभाव प्रतीक है। ऐसा ही आप लोगों को शुभकामनाएं दीपावली दिवस की बहुत बहुत धन्यवाद।